हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आज के इस वीडियो में एनएमसी जेई का जो आपका पेपर 27 मार्च को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का, उसको डिटेल में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। थ्रू आउट द वीडियो हम लोग पूरे एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, उसके पीछे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इस पेपर को हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि अब आपका एसएससी जेई का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। बाकी अदर एग्जाम जिनको जो टीसीएस लेती है, जिसमें टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ये पेपर भी टीसीएस के द्वारा कराया गया पेपर है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा टीसीएस कैसे क्वेश्चन पूछ रखा है। कुछ नए क्वेश्चन भी इसमें एडेड हैं, तो आप लोग उनको देखेंगे जिससे आपके प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। बाकी आप लोग जितना टीसीएस के पेपर सॉल्व करेंगे आपको और इजी होगा। तो हम आपको यूट्यूब पर टीसीएस के अदर भी पेपर जितने होते जाएंगे वो हम कराते ही जाएंगे। बाकी एसएससी जेई के तो करा ही चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमएनसी जेई का जो आपका पेपर टीसीएस ने कराया था उसका डिटेल सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 हमारा क्या कह रहा है? कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन अंडर कंबाइंड शियर एंड टेंशन। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे बोल्टेड कनेक्शन जो है उनके डिजाइन को इन्फ्लुएंस करता है अंडर कंबाइंड शियर और टेंशन में, दोनों में कंबाइंड रूप से कौन सा आपका फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, क्या कह रखा है? द सरफेस फिनिश ऑफ द प्लेट, ग्रेड एंड मटेरियल ऑफ बोल्ट, द एम्बियंट एयर टेम्परेचर, और देखा बोल्ट कलर। ठीक है, अब कई चीज़ें तो ऐसे एलिमिनेट हो जा रही हैं। ठीक है, अच्छा यदि हम क्लॉज नंबर 10.3.6 जो है आपका IS 800 2007 में देखते हैं तो वहाँ पर बोल्टेड कनेक्शन के लिए कुछ रिक्वायर्ड, अच्छा बोल्ट जो है, बोल्टेड जो कनेक्शन है आपका जो है, ठीक है, कह रहा है जो बोल्ट है उसको ये रिक्वायरमेंट होती है कि वो आपका जो है डिज़ाइन शियर फोर्स और डिज़ाइन आपका जो है टेंसाइल फोर्स दोनों को सेम टाइम पर जो है क्या कर सके, रेसिस्ट कर सके। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पर एक आपका फॉर्मूला भी दे रखा है, ये आपको जो है कॉम्बिनेशन के लिए है V/V का होल स्क्वायर प्लस T/T का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ भी क्या है आपका अप्लाइड शियर एट द सर्विस लोड, VSDF क्या है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, आपका T क्या है आपका एक्सटर्नली अप्लाइड टेंशन एट सर्विस लोड, और T/F क्या है डिजाइन टेंशन स्ट्रेंथ। अब यहाँ से एक चीज़ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपका जो बोल्टेड कनेक्शन है अंडर कंबाइंड, ठीक है, आपका शियर एंड टेंशन यदि हम बात कर रहे हैं तो वो आपका डिपेंड कर रहा है। देखिए जब हम बात कर रहे हैं आपका अप्लाइड शियर सर्विस लोड, इसका मतलब वो आपका ग्रेड और मटेरियल, जो बोल्ट जिस मटेरियल से बना है उसी पर डिजाइन स्ट्रेंथ वगैरह डिपेंड करेगा। तो इन दो चीज़ों पर ये डिपेंड करेगा, ग्रेड एंड मटेरियल ऑफ द बोल्ट। ठीक है, सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है व्हेन सॉल्विंग द ज्वाइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इन द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड व्हाट कंडीशन इज टिपिकली यूज्ड। कह रहा है कि जब आप जो है ज्वाइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में, तो आप जो टिपिकली कौन सा कंडीशन जो है अप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा जब हम बात करते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड की बात करते हैं, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड की हम बात कर रहे हैं, तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, हम जो प्रत्येक ज्वाइंट जो है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में जो हमारा ईच ज्वाइंट है उसको हम रिजिड एज्यूम करते हैं। हम क्या करते हैं, ईच ज्वाइंट को एज ए रिजिड एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, जो एंगल आपके जो कनेक्टेड मेंबर्स हैं ज्वाइंट पे उनके बीच जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो एंगल क्या होना चाहिए, अनचेंज होना चाहिए। मतलब उस पर लोड लगा तो एंगल में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जो सम जो है जितने मूवमेंट आपके एक ज्वाइंट पर, ठीक है, एक ज्वाइंट पर जो है जितने मूवमेंट एक्ट कर रहे हैं उनका सम क्या होना चाहिए, वो आपका जीरो होना चाहिए, जिससे इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन की हम बात करते थे, आपका रिलेशनशिप किसका देता है, बेंडिंग मूवमेंट रोटेशन और डिफ्लेक्शन का ये आपका रिलेशनशिप देता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है वो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में हम प्रत्येक ज्वाइंट पे स्ट्रक्चर के सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके उसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तो क्या हो गया, यहाँ पर सही ऑप्शन कि आपका जो सम जो मूवमेंट्स होगा ईच हिंज ज्वाइंट पे वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब वहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चन को एक अलग तरीके से फॉर्म किया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन एनालाइजिंग ए ट्रस यूजिंग मेथड ऑफ ज्वाइंट। कह रहा है कोई हम ट्रस का एनालिसिस कर रहे हैं तो जब हम मेथड ऑफ ज्वाइंट को यूज कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा। जब ट्रस का जब हम एनालिसिस करते हैं दो चीज़ों का ध्यान, दो हम मेथड को यूज करते हैं, एक हमारा क्या होगा मेथड ऑफ ज्वाइंट्स, ठीक है, मेथड ऑफ ज्वाइंट्स, इस पर तो क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका मेथड ऑफ सेक्शन। ठीक है, मेथड
ऑफ सेक्शन। अब दो चीज़ें हैं आपके पास। जब मेथड ऑफ ज्वाइंट की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, मेथड ऑफ ज्वाइंट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्रस्ट प्रॉब्लम में जो ज्वाइंट्स हैं वहाँ पर अननोन फोर्सेस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक ज्वाइंट्स जो कि आपके मेंबर पर मीट करते हैं तो वहाँ पर लोड एक्ट करता है, तो लोड जो एक्ट करता है कंकरेंट फोर्स का एक सिस्टम क्रिएट करता है। तो जब भी आपको जो है प्रत्येक ज्वाइंट जो है जहाँ पर आपको अननोन फोर्सेज जो है लेने हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रिएक्शन है सपोर्ट पर उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उस समय अपने इंटायर ट्रस्ट फ्रेम को हम क्या करेंगे, हम एज ए इक्विलिब्रियम ट्रीट करेंगे, ऐसे इक्विलिब्रियम हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसका मतलब जो है वहाँ से हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशन को फाइंड कर देंगे, और उन दो इक्वेशन को यूज करके इक्विलिब्रियम में हम अपने अदर अननोन ज्वाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है मेथड ऑफ ज्वाइंट। तो मेथड ऑफ ज्वाइंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने एक्सटर्नल फोर्सेज जो एक्सटर्नल रिएक्शंस हैं उनको फाइंड यहाँ पर करेंगे। तो क्या करेंगे, डिटरमाइनिंग द एक्सटर्नल रिएक्शंस। ठीक है, ट्रस को कट नहीं करेंगे, वो सेक्शन मेथड में जब ट्रस कट करने की बात करते हैं तो हम सेक्शन मेथड में क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं उसको, दो अननोन फोर्सेस को लेते हैं, वहाँ पर जो है डिटरमाइन करते हैं। हम क्या करते हैं, जो लाइन पास करता है एक से अधिक ट्रस के द्वारा हम उसको कट करते हैं, कट करके हम प्रत्येक ज्वाइंट पर जो है अपना एनालिसिस करते हैं। लेकिन ये मेथड ज्वाइंट की बात करता है तो हम एक्सटर्नल रिएक्शन को सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन ए फ्री बॉडी डायग्राम ए रिएक्शन एट ए स्मूथ सरफेस इज रिप्रेजेंटेड एज। कह रहा है जो फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी के लिए हम बात कर रहे हैं, कह रहा है जो रिएक्शन आपका स्मूथ सरफेस पर होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है जब हम फ्री बॉडी डायग्राम क्रिएट करते हैं, ठीक है, किसके लिए, हम रिलेटिव मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपने एक्सटर्नल फोर्सेस का बताने के लिए करते हैं, किसी भी सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब फ्री बॉडी डायग्राम हम कब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन आपके जो रूल्स हैं जिसको हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, साइज जो आपका एरो का होगा फ्री बॉडी डायग्राम में वो क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द एरो आपको क्या बताता है, आपका फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उसको बताता है। ठीक है, अच्छा ईच एरो जो आपका ईच फोर्स एरो जो होगा डायग्राम में जो लेवल्ड होगा वो आप क्या बताता है, एग्जैक्ट एक ही समान लेवल पर है तो इसका मतलब एग्जैक्ट बता रहा है, फोर्स एग्जैक्ट टाइप का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम की हम बात करते हैं तो वो क्या करता है, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो एक्ट करता है, ठीक है, नॉर्मल टू द ऊपर की ओर नॉर्मल करता है। ठीक है, ये रहा आपका फ्री बॉडी डायग्राम के लिए। ये इस प्रकार हम स्मूथ सरफेस पर जो है दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका स्मूथ सरफेस जो है वो पैरेलल मोशन को क्या कर सकता है, रेसिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब वहाँ पर कोई आपका फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। इस तरह से हम दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, हम फ्रिक्शनल फोर्स के लिए हम बात करते हैं परपेंडिकुलर दिखाते हैं। इसका मतलब जब हम स्मूथ सरफेस की बात करते हैं तो फोर्स को परपेंडिकुलर टू द सरफेस हम शो करते हैं। तो ये आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा ए थिन स्टील प्लेट इज बेंट विथ ए बेंडिंग मोमेंट 500 न्यूटन मीटर इफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2 × 10⁻⁻6 मीटर टू द पावर 4 एंड यंग्स मॉडुलस इज 200 गीगापास्कल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करना है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कितना दे रखा है आपको, एम इक्वल टू कितना दे रखा है, एम इक्वल टू 500 दे रखा है, 500 न्यूटन मीटर। ठीक है, अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यदि हम बात करते हैं तो आई दे रखा है, कितना आपका दे रखा है, आई इक्वल टू दे रखा है 2 × 10⁻⁻6 मीटर टू द पावर 4। ठीक है, ये दे रखा है। और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की यदि हम बात कर रहे हैं तो ई आपको कितना दे रखा है, आपका ई दे रखा है 200 गीगापास्कल। चेंज भी कर सकते हैं, 200 गीगापास्कल दे रखा है, चेंज कर लेंगे। जीपीए दे रखा है, इसको चेंज कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका चेंज कर लेंगे तो एमपीए में आ जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। चलिए उसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, 2 × 10⁻9 कर लेंगे, हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अब फ्लेक्चरल फार्मूला की यदि हम बात करते हैं तो आपका फ्लेक्चरल फार्मूला की जब हम बात करते हैं, ठीक है, फ्लेक्चरल फार्मूला की बात करते हैं यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, फ्लेक्चरल फार्मूला क्या होता है आपका, फ्लेक्चरल फार्मूला m/i। चलिए फार्मूला भी याद रखना है, आपको पूछता है पेपर में, m/i इक्वल टू सिग्मा अपन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। ठीक है, यहाँ से आप ले लीजिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर फाइंड करना है यहाँ से, तो जो डाटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग लीजिए। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आई अपॉन एम, जो डाटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 × 10⁻⁻6 चेंज कर लिए। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे, आई को ले लिए हम ना, अब क्या हो जाएगा 200 ई का ले लीजिए इंटू 10⁻9 अपॉन एम आपका ले लीजिए, कितना दे रखा है 500। अब इसको हो जाएगा कितना, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 800 मीटर। ठीक है, सही ऑप्शन सी मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है
एज पर IS 456-2000 इन वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड फॉर रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स द मॉडुलर रेशियो M इज गिवन बाई। तो एज पर IS 456-2000 आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए कह रहा है आपका जो है आपका स्ट्रक्चर के लिए क्या बताना है, आपको मॉडुलर रेशियो बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो आपका मॉडुलर रेशियो की हम बात करते हैं क्या हो जाएगा 280/3 सिग्मा CBC, जहाँ सिग्मा CBC क्या है आपका परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इन बेंडिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ए थिन सिलेंडर डिस्क ऑफ रेडियस R एंड मास M lies in the XY plane according to the perpendicular axis theorem. What is the moment of inertia about Z axis passing through the center of the disk? अब ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखना है। जब अबाउट द सेंटर, जब सर्कुलर डिस्क की यदि हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, अबाउट द सेंटर बात करें तो I = mr²/4 हो जाता है। अबाउट द टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर बात करें तो 5mr²/4 हो जाता है। और अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सी, ठीक है, CM एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन की यदि हम बात कर रहे हैं, ये आपका होता है क्या, आपका ये हो जाएगा mr²/2। तो हमारा यही है आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर mr²/2। जेड एक्सिस से कह रहा है ना mr²/2। नेक्स्ट क्वेश्चन करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेसिफिकेशन फॉर डिफरेंट कोटिंग सिस्टम फॉर स्टील वर्क एप्लीकेशन एज पर IS 800-2007। कह रहा है कि यहाँ पर जो है जब हम स्टील वर्क करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, तो कह रहा है डिफरेंट कोटिंग सिस्टम यूज करते हैं। कौन सा स्पेसिफिकेशन यहाँ पर कह रहा है कि वर्क नहीं करता है एज पर IS 800-2007। ठीक है, अच्छा यदि हम बात करें एज पर IS 800-2007 तो यह गाइडलाइंस देता है जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील का, जहाँ पर उसका स्टोरेज, प्रोटेक्शन, उसके कंपोनेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग सारी बातें आती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहे वी कैन स्टोर स्टील इनसाइड वाटर। अच्छा, स्टील को यदि आप वाटर के इनसाइड स्टोर करके रखेंगे तो कह रहा है कि प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। नहीं, जब भी आप इनसाइड द वाटर यदि अपने जो है स्टील को रखें तो क्या होगा, वहाँ कोरोजन होगा, वहाँ पर तो कोरोजन होगा ना, हमको तो इससे बचाना है। तो ये आपका जो है गलत दे रखा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट करें मेंबर्स टू असेंबल्ड बाय वेल्डिंग सेल नॉट बी प्री पेंटेड एट रीजन एस। जहाँ पर आपको जो है मेंबल जो है असेंबल करने, तो आप प्री पेंटिंग तो नहीं कर सकते हैं ना, वेल्ड करने से पहले वहाँ प्री पेंटिंग नहीं कर सकते हैं, ये बात सही है। कह रहा है कि इफ द कॉन्टेक्ट सर्फेस कैन नॉट बी properly protected against ingress of moisture by surface coating, they may be completely sealed by appropriate welds। सही बात है, यदि आप लोग जो है मॉइस्चर सरफेस कोटिंग को बचाने के लिए प्रॉपरली वो नहीं कर पा रहे प्रोटेक्ट, तो हम क्या करेंगे, कंप्लीटली अच्छे सील कर देंगे वेल्डिंग करके। ये भी सही है, स्टील विदाउट प्रोटेक्टिव कोटिंग शैल नॉट बी स्टोर्ड लॉन्ग ड्यूरेशन। सही बात है, यदि हम कोटिंग सही से नहीं करेंगे तो वहाँ पर कोरोजन का प्रॉब्लम आएगा। ये ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द मूवमेंट एरिया मेथड द डिफ्लेक्शन एट ए पॉइंट इज डिटरमाइंड बाई। कह रहे मूवमेंट एरिया मेथड में जब हम किसी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं तो किसके द्वारा फाइंड करते हैं, तो जब हम मूवमेंट एरिया मेथड की बात करते हैं, ठीक है, तो इस मेथड को हम मोर्स मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, जब हमको डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो हम डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए हम सेंट्राइड ऑफ द मूवमेंट एरिया जो होता है उसको डिस्टेंस जो होती है उससे हम मल्टीप्लाई करके अपना डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हेन द प्लेन ऑफ वेल्ड कोइंसाइड विद द प्लेन ऑफ मूवमेंट इन एन एसेंट्रिक वेल्ड कनेक्शन द वेल्डेड ज्वाइंट विल बी सब्जेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि जब आपका जो है प्लेन ऑफ वेल्ड जो है वो क्या कर रहा है, आपका कोइंसाइड कर रहा है प्लेन ऑफ मूवमेंट से, एसेंट्रिक वेल्डिंग कनेक्शन। ध्यान में रखिए किसकी बात कर रहा है, एसेंट्रिक वेल्डिंग कनेक्शन की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि आपका जो वेल्डेड ज्वाइन होगा वहाँ पर क्या सब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है, अब जब भी हम बात करते हैं, जब हम बात करेंगे अपने मूवमेंट प्लेन यदि कोइंसाइड करता है वेल्ड प्लेन से, ठीक है, उस स्थिति में जो आपका स्ट्रेस टाइप होगा, जो स्ट्रेस लगेगा वो शियर केवल लगेगा। और जब भी आपका मूवमेंट जो है कोइंसाइड नहीं करता है, मतलब मूवमेंट आपका आउट ऑफ प्लेन है, तो वहाँ पर शियर प्लस बेंडिंग लगेगा। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि बोर्ड ने बोथ शियर एंड बेंडिंग दे रखा है, लेकिन यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब केवल शियर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ना कि डी होगा। ठीक है, सॉरी ए नहीं होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसएडवांटेज ऑफ चैन सर्वेइंग। इनमें से कौन सा चैन सर्वेइंग का एक डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि अनसुटेबिलिटी इन वेट और रेनी कंडीशन। कह रहा है कि आपका वेट या रेनी कंडीशन है तो वहाँ पर अनसुटेबल हो जाएगा। ये बात सही है, यहाँ पर प्रॉब्लम तो होती है, जहाँ पर वेटेड कंडीशन है वहाँ पर आप चैन सर्वेइंग कर ही नहीं पाएंगे, आप जरीब वगैरह लेकर जा ही नहीं पाएंगे। ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होता है। ठीक है, रेनी कंडीशन में ये भी आपका क्या है, आपका डिसएडवांटेज है। इन एफिशिएंसी इन
कंजेस्टेड एरिया, बिल्कुल सही है आपका। यदि एरिया कंजेस्टेड है तो वहाँ पर इसको आप कर ही नहीं पाएंगे। ये आपका स्मॉल एक्सटेंट ऑफ एरिया का सुटेबल होता है, तो ये भी आपका जो है डिसएडवांटेज है। एरर्स ड्यू टू सैग इन चैन, बिल्कुल चैन में सैगिंग के कारण एरर भी आता है, तो ये सारे डिसएडवांटेज है। बोर्ड ने ये दिया है, बाद में बोर्ड ने इसे डिलीट कर दिया इस क्वेश्चन, क्योंकि सारे डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू लोड टेस्ट ऑन पाइल्स द रूटीन टेस्ट आर परफॉर्म्ड ऑन। कह रहा है कि जब हम पाइल पर लोड टेस्ट करते हैं तो रूटीन टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं वो कौन सा होता है। ठीक है, जब हम रूटीन टेस्ट पाइल पर बात करते हैं तो पाइल जो हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके वहाँ पर लोडिंग वगैरह को हम चेक करते हैं, तो रूटीन टेस्ट की जब हम बात करते हैं वर्किंग पाइल्स पर हम किस लिए करते हैं, हम पाइल्स के जो है डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो है उसको चेक करने के लिए हम करते हैं, तो वर्किंग पाइल्स के लिए हम करते हैं। ठीक है, उसको वर्किंग वगैरह चेक कर सकें इसके लिए करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा व्हाट इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ फॉर M25 ग्रेड कॉन्क्रीट विथ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4 मेगापास्कल। ठीक है, 4 मेगापास्कल दे रखा है आपका। M25 के लिए क्या बताना है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ बताना है। तो यदि हम FM की बात करते हैं, ठीक है, तो FM क्या हो जाएगा आपका, FCK प्लस 1.65 सिग्मा। M25 ग्रेड है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 25 प्लस 1.65 इंटू 4, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 31.6 MPa। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे इजी क्वेश्चन भी आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इन ए पर्ट नेटवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म डमी एक्टिविटी। कह रहा है डमी एक्टिविटी को जो है पर्ट में जो है इनमें से कौन सा जो है बेस्ट डिफाइन कर रहा है। अच्छा, डमी एक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एक फिक्सियस टास्क होता है। ठीक है, ये आपका जो है ओरिजिनल टास्क नहीं होता है, एक फिक्सियस टास्क होता है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क रूल्स को जो है अपना पहले से डिसाइड कर लेते हैं जिससे हमारा एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। तो ये आपका ओरिजिनल नहीं होता है, एक्चुअल नहीं होता है, बट इसको हम कर लेते हैं जिससे साइमल्टेनियस आपका जो एक्टिविटी है वो आपका इंडिपेंडेंट हो जाता है और काम करता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिक्सियस टास्क यूज टू मेंटेन करेक्ट सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इफ ए प्रोजेक्ट हैज सिग्निफिकेंट बजट कॉन्स्टेंट्स एंड फिक्स्ड एक्टिविटी ड्यूरेशन विच टेक्निक इज परफॉर्म। कर रहा है एक प्रोजेक्ट के लिए आपका एक सिग्निफिकेंट बजट जो है आपका जो है और फिक्स ड्यूरेशन है, तो आपको कौन सा टेक्निक सबसे अच्छा है। तो यदि हम CPM की बात करते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है, ये आपका एक मॉडलिंग टेक्निक है जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए करते हैं, जिससे हम इंपॉर्टेंट डेडलाइन में जो है अपने प्रोजेक्ट को फिनिश कर सकें, मतलब एक फिक्स्ड एक्टिविटी ड्यूरेशन में फिनिश कर सकें, और आपका जो जितना आपका सिग्निफिकेंट बजट दे रखा है उसके अंडर जो है अपने प्रोजेक्ट को हम क्या कर सके, फिनिश कर सके। तो उसके लिए हम CPM को यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू निगेटिव स्किन फ्रिक्शन इन पाइल्स। कह रहा है पाइल्स में निगेटिव स्किन फ्रिक्शन के लिए यहाँ पर कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है। पहला कह रहा है आपका निगेटिव स्किन फ्रिक्शन एक्ट्स ओनली इन केस ऑफ सिंगल पाइल एंड नॉट ग्रुप पाइल। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम निगेटिव स्किन फ्रिक्शन की बात करें या डाउनवर्ड शियर ड्रैग की बात करते हैं, पाइल्स, ये पाइल और पूरे पाइल ग्रुप पर वर्क करता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका डाउनवर्ड सेटलमेंट हो जाता है। यदि आपका सॉइल लूज है तो वहाँ पर डाउनवर्ड सेटलमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो सॉरी, इसका मतलब ये ग्रुप ऑफ पाइल्स पे काम करता है, तो ये आपका तो गलत हो गया। कारण निगेटिव स्किन फ्रिक्शन इंक्रीजेज द अलाउएबल लोड कैपेसिटी ऑफ सॉइल। नहीं, ये तो लोड कैपेसिटी को तो कम कर दे रहा है, तो इंक्रीज कहाँ कर रहा है, तो ये भी आपका गलत है। इन निगेटिव स्किन फ्रिक्शन सॉइल मूव्स डाउनवर्ड्स रिलेटिव टू द पाइल। सही बात है, पाइल के रिलेटिव जो है आपका सॉइल जो है वो डाउनवर्ड, देखिए डाउनवर्ड सॉइल आपका मूव कर जाएगा, जो सॉफ्ट सॉइल है वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगा, और यही आपका क्या है, निगेटिव स्किन फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल और केवल आपका ओनली सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फॉर ए सॉइल द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर kgf। okay, corresponding change in effective stress is 0.25. okay, the initial void ratio is 1.2 and total height of soil layer is 3 meter. Find the settlement of soil corresponding to the given stress increment. अच्छा, यदि हम सेटलमेंट की बात करते हैं, S इक्वल टू क्या आता है, S इक्वल टू आता है सिग्मा E इंटू H इंटू AV, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, सॉरी, AV अपॉन 1 प्लस आपका E0 आ जाता है। ठीक है, चलिए वैल्यू को रखते जाइए। तो आपका जो है डेल्टा सिग्मा की हम बात करते हैं, आप कितना दे रखा है, आपका स्ट्रेस दे रखा है कितना, इफेक्टिव स्ट्रेस आपका 0.4 यहाँ पर दे रखा है ना, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी आपका जो है 0.4, हाइट कितना दे रखा है आपका
तो हाइट 0.25 दे रखा है, 0.25, स्ट्रेस 0.25 रख दीजिए, हाइट आपका 1.2 रख दीजिए, 1 सेकेंड, ये आपका इतना दे रखा है। अच्छा हाइट 3 आपका दे रखा है, 3/1 प्लस वाइड रेशियो 1.2 दे रखा है। सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 30/2.2। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.136 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट प्रॉपर्टी इज मेजर्ड बाय हार्डनेस टेस्ट ऑन स्टोन। करा का यदि हम स्टोन पे हार्डनेस टेस्ट करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी मेजर्ड होती है। जब भी हम हार्डनेस टेस्ट की बात करते हैं तो वो क्या बताती है, आपका स्क्रैच को रेसिस्ट करने का आपका एबिलिटी बताता है, ठीक है, तो स्क्रैच रेसिस्टेंस बताता है आपका जनरली। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द लेबर लॉज exemption from furnishing returns and maintaining register by certain establishment एक्ट 1988 का जो आपका जो है लेबर्स लॉ है 1988, उसका मेन पर्पस क्या है। तो मेन पर्पस क्या है आपका कि आपके जो लेबर्स वगैरह जो है उनका एक एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड करना और उनका जो है रजिस्टर वगैरह जो है एक मेंटेन कराना, उनका एक सारी प्रक्रिया को मेंटेन कराना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन पूछ रखा है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एन 8 मीटर थिक क्ले लेयर सेटल बाई 120 mm in 2 years under one-way drainage, the coefficient of consolidation of the clay layer is 8 into 10 to the power minus 3 centimeter square per second. Calculate the time factor. टाइम फैक्टर यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। टाइम फैक्टर की यदि हम बात करते हैं कैलकुलेट करना है। अच्छा टी दे रखा है कितना, ठीक है, टी आपका जो है सेकंड में 2 दे रखा है, 2 आवर्स दे रखा है ना, इसको सेकंड में चेंज कर ले, 2 years दे रखा है, सेकंड में इसको चेंज कर लेंगे। चलिए वो बाद में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर टी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, चेंज कर लीजिए, ड्रेनेज वगैरह दे रखा है तो टी को चेंज कर लेते हैं। तो 2 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये आपका कितना सेकंड आ जाएगा, 63, ठीक है, सेकंड में चेंज कर लिए। अब निकाल लेते हैं, टीवी फाइंड कर लेते हैं अपना, ठीक है। टीवी की यदि हम बात करते हैं क्या आ जाएगा आपका, सी वी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू, ठीक है आपका 8, ठीक है 120 mm दे रखा है आपका, 800 डी/2 कर लीजिए इसको। तो डी/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, ठीक है। 800 डी/2 ड्रेन डबल ड्रेनेज है तो डी/2 कर लेंगे। 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू आपका 6307200 बाई डी स्क्वायर कर लीजिए, 800 का स्क्वायर 8 है, सॉरी 8 है। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका टी वी इक्वल टू जो आपका आएगा 0.7884। ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर सोर्सेज ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इन वाटर। कह रहे वाटर में सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज का जो है मेजर सोर्स क्या है, ठीक है। जब भी हम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर मेजर सोर्स क्या हो जाएगा, क्ले एंड सिल्ट उसका मेजर सोर्स होता है, ठीक है, सस्पेंडेड का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा था चेन ऑफ वेरियस प्रोसेस थ्रू विच वाटर पासेज फ्रॉम वन फॉर्म इन ऑर्डर टू रिटर्न टू द सेम फॉर्म इज कॉल्ड। कह रहा आपका एक चेन प्रोसेस है जिसमें वाटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आपका रिटर्न आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो जब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करते हैं तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या होता है, देखिए आपका जो है रन, आपका जो है रिवर वगैरह है, इस पर सनलाइट पड़ा, सनलाइट पर क्या हुआ, ये इवेपोरेशन इसका हुआ, इवेपोरेशन हो करके ये आपका जो है क्या हुआ, ऊपर की ओर उठा, फिर कॉन्सोलिडेशन हुआ, फिर आपका जो है यहाँ पर जो है आपका वो फिर से बादल बना, फिर से सारा प्रक्रिया होकर आपका जो है यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हुआ और फिर से इसके बाद जो है रिटर्न अपना साइकिल फिर से वाटर में आ गया। ये प्रक्रिया जो होती है अब क्या कहलाती है, आपकी कहलाती है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन रिजिड पेमेंट परफॉर्मेंस। करा इनमें से कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट आपका इम्पैक्ट करता है रिजिड पेमेंट के परफॉर्मेंस पे। तो आपका यदि हम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की बात करते हैं, ये आपका एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को फॉर्म करता है कंक्रीट स्लैब में आपके रिजिड पेमेंट में, जिसका कारण क्या होता है, स्ट्रेसेस रिलीज होती हैं जिसके कारण आपका जो है क्रैकिंग वगैरह का डैमेज देखने को मिलता है। इसका मतलब टेम्परेचर वेरिएशन जो है आपको इम्पैक्ट करेगा रिजिड पेमेंट के परफॉर्मेंस को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर है आपका एस्को फोल्डिंग इन विच द वर्किंग प्लेटफॉर्म इज हंग
फ्रॉम द रूफ विथ रोप्स और चेन इज नोन एज। करेक्ट आपका एक इसका फोल्डिंग जिसमें वर्किंग प्लेटफॉर्म को जो है आपका रोप्स या चेन से हम कर लटका दे रहे हैं, क्या कहलाए। जब हम सस्पेंडेड इसके फोल्ड्स की बात करते हैं तो ये एक ऐसा इसका फोल्डिंग होता है जिसमें प्लेटफॉर्म जो होता है वो क्या होता है आपका ओवर हैंगिंग होता है, सस्पेंडेड होता है, जो कि आपका केबल या रोप वगैरह से होता है। अच्छा, इसको हम कब यूज करते हैं, जब आपका जो है कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर एक्सेस करना जो है डिफिकल्ट है या इम्पॉसिबल है, तो ट्रेडिशनल स्टेयर केस वगैरह जो है लेडर्स वगैरह कारण नहीं हो पाता है उनसे, तब इसको हम यूज करते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी सस्पेंडेड इसके फोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करा व्हाट इज द बेस्ट वे टू सेटअप ए बैक साइट फॉर ए न्यू सर्वे। करा एक न्यू सर्वे के लिए यदि आपको बैक साइटिंग को सेटअप करना है तो यहाँ पर सबसे बेस्ट वे क्या होगा। ठीक है, तो जब हम बैक साइट की बात करते हैं, उसको स्टेब्लिश करने की बात करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जो है पहले हम सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट जो है अपना लाएंगे, टेबल लाएंगे, उसका ओरिएंटेशन करेंगे। ओरिएंटेशन करने के बाद हम प्रिज्म को रखेंगे, ठीक है, अपने प्रिज्म स्क्वायर को रखेंगे, और उसके बाद ट्राइबेज पर हम सेट करके ट्राइपॉड को, और उससे हम पॉइंटिंग करेंगे, और पॉइंटिंग करके हम क्या कर सकते हैं, अपने बैक साइड को सेटअप कर सकते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट इरोजन बिलो ए स्पिलवे कैन बी रेंडर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट, किसी आपका स्पिलवे के नीचे जो है यदि हमको इरोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, किसको रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक जंप की, एक ऐसा फिनोमेना होता है जो कि हाई वाटर वेलोसिटी जो होती है उसमें एब्रप्ट चेंजेस करके स्लो डाउन कर देता है, जिससे उसका हाइट तो इंक्रीज होता है बट टर्बुलेंस एरिया भी बढ़ जाता है। जब टर्बुलेंस क्रिएट होगा तो इम्पैक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जो उसका ट्रांजिशन कार्ड जो है, जो वाटर का इरेजिव फोर्स है डाउन स्ट्रीम बेड पर, वो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम हाइड्रोलिक जंप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाइड्रोलॉजी डीलिंग विथ ग्राउंड वाटर इनकम्पोसेस द डोमेन ऑफ। कह जो हाइड्रोलॉजी जो कि ड्रिल आपका जो डील करता है ग्राउंड वाटर से, वो किस डोमेन में आता है। यदि हम बात करते हैं जो हाइड्रोलॉजी आपके ग्राउंड वाटर से डील करता है उसको हम हाइड्रोजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजियोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन इज डिराइव्ड बाय निग्लेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। कह रहा है जब आइलर इक्वेशन की बात करते हैं मोशन में, तो हम किस फोर्स को निग्लेक्ट करके अपना जो है इसको फाइंड करते हैं। तो जब भी हम आइलर इक्वेशन की बात करते हैं, आपको पता है आइलर इक्वेशन में जो हमारा फ्लूइड जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आपका नॉन विस्कस होता है। ठीक है, फ्लूइड होमोजेनियस और इनकम्प्रेसिबल होता है, आपका फ्लो कॉन्टिन्यूअस स्टेडी होता है और स्ट्रीम लाइन में फ्लो करता है। यहाँ पर हम क्या छोड़ देते हैं, तो हम ग्रेविटी विस्कस फोर्स जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, हटा देते हैं। आइलर्स इक्वेशन में इसको निग्लेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इफ द बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप इज मोर देन द ड्यूटी ऑफ क्रॉप इज। करेक्ट, यदि आपका बेस पीरियड क्रॉप का जाता है तो ड्यूटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ड्यूटी की यदि हम बात करते हैं, ड्यूटी क्या होता है, किसी भी क्रॉप का जो ड्यूटी की यदि हम बात करते हैं, 1 सेकेंड, किसी भी क्रॉप के यदि हम ड्यूटी की बात करते हैं तो ड्यूटी क्या बताता है, ड्यूटी ये बताता है कि आप यूनिट वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन वाटर से कितना एरिया जो है लैंड का हम इरिगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताता है क्या, आपका ड्यूटी बताता है। तो यदि आपका ड्यूटी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो डिस्चार्ज आपका कांस्टेंट होगा उस समय। ठीक है, मोर एरिया के लिए ड्यूटी आपकी लेस होगी तो डिस्चार्ज आपका जो है ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर लेस हो जाता है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, सॉरी इसके लिए लो हो जाएगा ना। यदि आपका क्या रहेगा, बेस पीरियड ऑफ क्रॉप मोर है, ड्यूटी लो हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा व्हाट इज द वेस्टरगार्ड मेथड फॉर रिजिड पेवमेंट डिजाइन बेस्ड ऑन। करा आपका जो वेस्टरगार्ड मेथड होता है रिजिड पेवमेंट डिजाइन मेथड का जो है, ठीक है, वो कह रहा है आपका जो है क्या होता है। तो यदि हम वेस्टरगार्ड थ्योरी की बात करते हैं तो आपका रिजिड पेवमेंट के डिजाइन के लिए यूज में लाते हैं। ठीक है, और ये थ्योरी आपका जो है इलास्टिसिटी और स्ट्रेस के एनालिसिस में जो है स्लैब के आपके काम आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट आइडियल फॉर सेलेक्टिंग ए ब्रिज साइट और क्रॉस ए रिवर। कह रहा है कि आपको किसी रिवर के क्रॉस यदि हमको कोई ब्रिज साइट जो है वो सेलेक्ट करना है, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा आइडियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, यदि हम किसी भी आपका पहला क्या कह रहा है, आपका द रीच ऑफ द स्ट्रीम शुड बी स्ट्रेट। बिल्कुल सही बात है, यदि आपका रीच आपका स्ट्रेट है तो बहुत ज़्यादा कर्व नहीं आएगा, या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, ये आपका सही है। तो साइट शुड बी इन फॉल्ट एंड इंडोर जोन। अब साइट ही आपका जो फॉल्ट और इंडोर जोन में है, यहाँ पर तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, तो ये आपका नहीं होना चाहिए। कह रहा था रिवर फ्लो शुड बी विदाउट वेल्स एंड क्रॉस करंट्स। रिवर फ्लो में क्रॉस करंट नहीं होनी चाहिए, सही है। कह रहा था स्ट्रीम शुड बी नैरो विथ वेल डिफाइंड। जितना नैरो होगा उतना बनाना आसान, जितना वाइड होगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ये भी आपका सही है। तो कौन सा नॉट आइडियल कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट ट्रू ऑफ जिप्सम प्लास्टर का, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है जिप्सम प्लास्टर के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, जब हम जिप्सम प्लास्टर के लिए बात करते हैं तो जिप्सम प्लास्टर, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, फार्मूला क्या होता है CaSO4 2H2O। ठीक है, और ये आपको जो है 150 डिग्री पर हीट करके बनाते हैं, तो वहाँ पर आपका वाटर को लूज कर देता है, बट ये क्या होता है वाटर में सॉल्यूबल होता है। ये कह रहा है कि इनसॉल्यूबल, जो कि गलत है। इट हार्डन्स क्विकली, बिल्कुल सही बात है। इंटीरियर वर्क में यूज करते हैं, ये भी सही है, तो आपका यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेडिमेंट ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। कर इनमें से कौन सा जो है टाइप नहीं है आपका सेडिमेंटेशन टैंक का। ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें वाटर को फिल करते हैं, स्टोर करते हैं, और सस्पेंडेड जो आपके पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनको हम ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कई टाइप होते हैं, जैसे सर्कुलर टैंक हो गया, रेक्टेंगुलर टैंक हो गया, हॉपर बॉटम टैंक हो गया, एरेशन टैंक की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका सेडिमेंटेशन टैंक का टाइप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ ए लिफ्ट। कर इनमें से कौन सा जो है लिफ्ट का एक कॉम्पोनेंट नहीं है। तो यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लिफ्ट के कॉम्पोनेंट्स की यदि हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर केबिन होता है, रोप्स होते हैं, मशीन रूम होता है, ड्राइव यूनिट होता है, काउंटर वेट होता है, लिफ्ट कार होता है, गाइड रेल्स होते हैं, कैबिन बफर होता है, स्पीड गवर्नर होता है, सेफ्टी सिस्टम होता है। तो इनमें से कौन सा नहीं है यदि हम बात करें इस क्वेश्चन में, यहाँ पर जो है एक्सेलरेटर नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स इज नॉट कॉमनली ऑब्जर्व्ड व्हेन सीमेंट इज स्टोर्ड इम्प्रॉपरली फॉर ए लॉन्ग टाइम। करें कि सीमेंट को लॉन्ग टाइम तक के लिए जो है इम्प्रॉपरली आप स्टोर करके रखते हैं, यहाँ पर कौन सा कॉमनली इफेक्ट जो है उसको हम जो है ऑब्जर्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इंप्रूवमेंट इन फाइनेंस एंड वर्किलिटी। अब कभी भी आप सीमेंट को जो है बहुत समय तक जो है रखेंगे तो उसमें हम कभी भी फाइनेंस या वर्केबिलिटी वगैरह के इंप्रूवमेंट की बात तो नहीं करते हैं। वहाँ पर हम क्या बात करते हैं, आपका स्ट्रेंथ वगैरह चेक करते हैं सीमेंट का, वहाँ पर आपका स्ट्रेंथ में रिडक्शन देखने को मिलता है, बहुत समय तक रखेंगे। लम्स वगैरह जो है मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन के कारण फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, आपका सेटिंग टाइम जो है केमिकल डिस्टोरेशन के कारण जो है क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, इसको हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। नेक्स्ट कर रहा है फॉर एफ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू पब्लिक सीवर व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स कंसंट्रेशन एज पर BIS गाइडलाइन। तो BIS गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कह रहा है आपका पब्लिक सीवर के लिए जो मैक्सिमम परमिसिबल टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है, तो ये आपका 600 मिलीग्राम पर लीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डज द स्टॉर्म वाटर फ्रॉम ए सेपरेट स्टॉर्म सीवर यूजुअली डिस्चार्ज। करा यहाँ पर कर रहा है कि आपका जो स्टॉर्म वाटर होता है जो कि सेपरेट स्टॉर्म सीवर में जो है हम रखते हैं वो क्या डिस्चार्ज करता है। तो यदि हम बात करते हैं स्टॉर्म वाटर के लिए, यदि हम सेपरेट सिस्टम यूज कर रहे हैं, देखिए कंबाइंड होता है एक सेपरेट होता है, जब सेपरेट सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं सीवरेज सिस्टम में तो क्या होगा आपका, हम वाटर डिस्चार्ज को जो डायरेक्टली हम अपने रिवर्स या लेक्स वगैरह जो है उनमें हम क्या कर सकते हैं, उसको फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर कोई सीवेज वगैरह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका रेट एनालिसिस डज नॉट इंक्लूड। करा रेट एनालिसिस जो है क्या इंक्लूड नहीं करता है। रेट एनालिसिस में हम स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क रखते हैं, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, रेट रखते हैं, लोकेशन ऑफ साइट रखते हैं, बट कंस्ट्रक्शन पीरियड कभी आपके रेट एनालिसिस में नहीं आता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। कह रहा है इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कॉन्क्रीट के वर्केबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं करता है। तो कॉन्क्रीट के वर्केबिलिटी को यहाँ पर टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट का तो कॉन्क्रीट से कोई लेना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एग्रीगेट का शेप एंड साइज करता है, यूज ऑफ एडमिक्सचर करता है, वाटर सीमेंट रिसीव करता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन इस पेपर का है जो कि सिविल से 40 क्वेश्चन थे। अगर आपका डॉट पॉलिसी प्रोवाइड्स फाइनेंशियल कंपनसेशन टू डेली वेजेस एम्प्लॉयज दैट कवर डेथ, एक्सीडेंट, इंजरीज, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड डिसेबिलिटी वाइल वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कह रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वर्क करते समय कौन सा पॉलिसी जो कि फाइनेंशियल कंपनसेशन जो है एम्प्लॉयज वगैरह को जो है डेथ कवर वगैरह के, एक्सीडेंट को, इंजरी वगैरह के लिए प्रोवाइड करता है। जो वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस है यही आपका जो है जो डेली वेजेस पे वर्कर काम कर रहे हैं उनके वेज जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डेथ कवर, एक्सीडेंटल इंजरीज वगैरह कवर वगैरह प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है NNC JEE जो कि आपका जो है TCS के द्वारा ये पेपर कराया गया था उसका हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग हमारे सिविल की गोली ऐप पर जा करके भी आप बहुत सारे ऐसे पेपर के सॉल्यूशन देख सकेंगे, सारे TCS के पेपर ऐड होते जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो भी आप लोग को प्रॉब्लम है या कुछ भी है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन।